अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? जैन 21 का रिजल्ट आ गया। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड। और जो इस बार नहीं हो पाए, निराश नहीं होना है। अपनी कमियों को पहचानो, उन पे काम करो एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। डोंट वरी, हम हमेशा आपके साथ हैं टू हेल्प यू, टू गाइड यू। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं, ये लिंक मैंने दिया है आपको। आप इन पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। कभी भी अपने डाउट्स को अनसॉल्व मत रखना। स्टूडेंट्स, आप में से जस्मीन कौर ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा ऑन सेक्शन 23 एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, सेक्शन 27 एंड 28। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे उसमें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सेक्शन 23 जो है दैट इज अ सेपरेट टॉपिक इन इटसेल्फ, तो मैं वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आई एम ओनली डिस्कसिंग एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर किया जाएगा। एज फार एज सेक्शन 27 इज कंसर्न, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो किया था, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अलॉन्ग विद एक्सेप्शंस किए थे। तो उसका लिंक मैं यहाँ पर छोड़े जा रही हूँ। वो आई को आप क्लिक कीजिए एंड इट विल टेक यू टू द वीडियो ऑन सेक्शन 27। हाँ, यहाँ पर हम सेक्शन 28 कवर करेंगे, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बिकॉज इट इज अ वेरी लेंदी कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ। एंड आई विल ऑल्सो कवर सेक्शन 28, that is agreements in restraint of legal proceedings. If you're watching my video for the first time, I am CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा एंड आई विल मेक वीडियो on that. Do subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon ताकि आपको ऐसे ही concept based videos का notification आता रहे। So students, let us discuss agreements opposed to public policy. अच्छा, before I start with the concept, क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? कॉन्सेप्ट तो हम बहुत बार डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इस पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे थ्योरी क्वेश्चन तो आ ही सकता है बिकॉज इट्स अ वेरी लेंदी टॉपिक, लेकिन अभी जो नॉर्मल ट्रेंड मैं देख रही हूँ सिंस लास्ट 2 और 3 अटेम्प्ट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। सेक्शन 27 28 वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से भी कोई भी एक पॉइंट पर दे आर आस्किंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आप बोलते हो। तो हमारे लिए सब इम्पॉर्टेंट है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन वेरी सिंपल फॉर्मेट विथ चार्ट्स, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे मैम इतना ईजी टॉपिक था, कितने फटाफट ईजीली आपने समझा दिया। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला एग्रीमेंट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी दैट इज ट्रेडिंग विद एनिमी। बट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑन व्हाट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नाउ द वर्ड पब्लिक पॉलिसी means society. अब मैं मॉड्यूल रेफर कर रही हूँ क्योंकि आपके पास कोई भी मटेरियल हो, आप उसमें से पढ़ रहे हो, नॉट एन इशू, मॉड्यूल तो सबके पास ही होगा ना। सो इन द मॉड्यूल जस्ट ओपन द एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला पार्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ना व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? इट मीन्स सोसाइटी। देखो, वैसे तो सोसाइटी हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करने की परमिशन देती है, ऐसे एज सच कुछ रिस्ट्रिक्ट किया नहीं है, लेकिन लॉ हमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करने की परमिशन नहीं देती है विच आर अगेंस्ट द सोसाइटी। तो लॉ में क्या लिखा है कि देखो भाई, आप कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मत करो जो आप ही के सोसाइटी के अगेंस्ट हो, उसी के खिलाफ हो। So we are now going to study those agreements which are against the public policy and hence they are void. कभी कभार आपको वो void मिलेगा, कभी void ab initio भी मिलेगा, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिर्फ void भी लिखोगे तो भी चलेगा। So now we are going to go through all those agreements which are against the society, hence they are void. सबसे पहले है trading with enemy. अब enemy यहाँ पर कौन है? एनिमी मतलब सिटीजन ऑफ अ कंट्री विद हुम वी आर एट वॉर, एक्चुअल वॉर हो रही है या वॉर लाइक सिचुएशन है, तो वो हमारे एनिमी है। अब देखो, फॉरेनर मतलब सिटीजन ऑफ अ कंट्री, वो हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, हमारा एनिमी भी हो सकता है। अगर वो आपका फ्रेंड है
तो बेझिझक कॉन्ट्रैक्ट करो। लेकिन अगर वो आपका एनिमी हो गया, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, या फिर मुझे मेरी कंट्री की इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करनी है, तो वो केस में हम कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा था ना, चाइना के बहुत सारे ऐप्स हमने बैन कर दिए थे, दैट वाज बिकॉज वी वांटेड टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी, बट आई थिंक यू गॉट एन आइडिया। सो एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनका फायदा नहीं करा सकते। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं। सिचुएशन वन ये हो सकती है कि ड्यूरिंग वॉर, सपोज वॉर डिक्लेयर हो गई या वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, या फिर ऐसा कुछ हो गया जहां पर आपकी कंट्री की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी का सवाल आ गया। अगर ड्यूरिंग वॉर हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं तो लॉ बोलता है कि वो तो वॉइड हो जाएंगे। आप वॉर के टाइम पे तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैंने वॉर के पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अभी मुझे थोड़ी ना पता था कि वॉर होने वाली है, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में जाके ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन हो गई या एक्चुअली वॉर डिक्लेयर हो गई, मुझे क्या पता था ये होने वाला है। तो हम एनालाइज करेंगे, इज इट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर हाँ आपको लगता है कि अगेंस्ट सोसाइटी हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इट इज नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो यहां पर हम बोलते हैं कि सिर्फ इसे सस्पेंड कर दो एंड यू कैन रिवाइव इट आफ्टर द वॉर इज ओवर। लेकिन ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट तो भाई वो वॉइड हो गया है, इसीलिए अब हम उसे डिसॉल्व कर देंगे। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक्स एक इंडिया का प्रोफेसर है and he has agreed to give lecture on defense strategies at a university in Sri Lanka. अब इंडिया और श्रीलंका में वॉर हो गई। नाउ कैन वी अलाउ अवर इंडियन प्रोफेसर टू गो टू श्रीलंका एंड टीच देम डिफेंस स्ट्रेटजीज? ये तो नहीं हो सकता है ना। तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट पहले कर दिया था, फिर वॉर डिक्लेयर हो गई, तो इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, इसे डिसॉल्व करो, दैट इज वाई इट विल बिकम void. लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेल मशीनरी, क्लॉथ, स्पाइसेस, इट्स नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, सो यू विल जस्ट सस्पेंड इट एंड revive it after the war is over. So that was trading with enemy. Next we have stifling prosecution. To stifle means to stop. To prosecute means to file a case. अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मीन्स टू स्टॉप समवन फ्रॉम फाइलिंग अ केस। तो ये जो सिचुएशन होती है, ये केस फाइल करने के पहले वाली सिचुएशन है कि आप सामने वाली पार्टी को बोल रहे हो, देख मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत कर, मैं तेरे को पैसे देने को तैयार हूं। नाउ लेट्स से दैट ए सॉ बी कमिटिंग मर्डर। ए बोलता है बी को, तू मुझे 5 लाख रुपए दे दे, मैं जो तेरा ये मर्डर है ना वो रिपोर्ट नहीं करूंगा। आई विल नॉट फाइल अ केस। अब यहां पर क्या हो रहा है, यू आर टेकिंग मनी एंड यू आर टेलिंग हिम कि मैं तेरे को फ्रीडम दे दूंगा। भाई आज अगर आप उसको छोड़ रहे हो, उसने एक क्राइम किया है, कल 2 और करेगा, ही इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी. So if you're stopping yourself from filing a case, this is nothing but stifling prosecution. It is against the society. आज आप उस क्रिमिनल को जाने दे रहे हो, उसने एक मर्डर किया है, कल 2 और करेगा. So this is making trade of felony. अभी इसका मीनिंग क्या होता है? Felony means serious offense. Serious offense. आप तो ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसा ले, फ्रीडम दे. तो यहां पर यू आर मेकिंग ट्रेड ऑफ felony. He's against, this agreement is against society. It is generally illegal and hence void. आप इसे void ab initio भी बोल सकते हो. So this compromise of any public offense is generally void. हम इसे highlight कर देंगे और इसे important mark कर देंगे. आप compromise ही तो कर रहे हो कि मैं तुझे freedom दूंगा, तू मुझे पैसे दे दे.
There is something known as a list of compoundable offenses and there is something known as non-compoundable offenses. Okay, तो अब compoundable offenses क्या होते हैं? Compoundable ऑफ यहाँ पर अनकम्पाउंडेबल लिखा है लेकिन एक्चुअली में उसे नॉन कंपाउंडेबल बोलते हैं. Okay, now what is the meaning of compoundable and non-compoundable offenses? Compoundable offenses are those offenses which can be compromised between the parties. Let's say for example आपने किसी की गाड़ी को टक्कर लगा दी. अब वो बोलता है तू चल पुलिस स्टेशन में ये मैटर चला गया. फिर आपने उनसे कहा भाई साहब मेरी गलती हो गई, मैं मानने को तैयार हूँ, आपका जितना भी नुकसान हो गया वो दे दो, मैं देने को तैयार हूँ ना. तो फिर पुलिस वाला भी बोलता है यार केस होगा, फिर कोर्ट में जाएगा, क्यों भाई साहब इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सेटलमेंट कर लो ना. तो फिर जो केस फाइल कर रहे हो वो बोलते हैं चल ठीक है यार मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ. अब लॉ ये सब अलाउ करता है बिकॉज अगर हर चीज कोर्ट में जाने लगी तो कोर्ट का कितना टाइम वेस्ट होगा ना. तो हम बोलते हैं देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस जो आपस में ही कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं. जिसने केस फाइल किया अगर वो चार्जेस ड्रॉप कर देता है ठीक है ना, हम अलाउ करें, कुछ इतना बड़ा ऑफेंस तो है नहीं. लेकिन देर आर सर्टन ऑफेंसेस विच आर नॉन कंपाउंडेबल. नॉन कंपाउंडेबल मतलब वो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, जैसे मर्डर हो गया, ड्रग डीलिंग हो गया, डीलिंग इन आर्म्स एंड एम्यूनिशंस. वो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि भाई तू मुझे पैसे दे दे और मैं तुझे छोड़ दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है. तो नॉन कंपाउंडेबल वो होंगे जो कंपाउंडेबल नहीं है. तो लॉ बहुत ही क्लियर है कि ये सारे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, इनके अलावा जो भी है वो नॉन कंपाउंडेबल है. जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो आपस में सेटल हो जाएगा ना. इवन इफ यू डोंट फाइल अ केस इट्स नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट इज वॉइड, इट इज वैलिड, सॉरी इट इज वैलिड बिकॉज वी वांट कि भाई आपस में जितना अच्छा सेटलमेंट हो जाए, केस कोर्ट में जाए ही नहीं. ठीक है. देन वी हैव मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी. दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है. मेंटेनेंस मतलब क्या? लेट्स से फॉर एग्जांपल ए हैज फाइल्ड केस अगेंस्ट बी. अब भाई उसके पास ना केस को मेंटेन करने के पैसे नहीं हैं, तो वो सी के पास जाता है. सी बोलता है डोंट वरी मैं तेरी हेल्प करता हूँ. अब सी यहाँ पर उसे जेन्यूनली हेल्प कर रहा है टू मेंटेन द केस, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी वो हेल्प कर रहा है ना. दिस इज अ केस ऑफ मेंटेनेंस. कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है वो इन रिटर्न, वो ये नहीं बोल रहा है कि तू केस जीत जाएगा तो मुझे कुछ उसका शेयर देना, कुछ सिर्फ भाई मेरे पैसे लौटा देना, जो मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ वो लौटा देना. दिस इज मेंटेनेंस. अब चैम्पर्टी क्या होता है? चैम्पर्टी मीन्स अगर सी ने ए को पैसे दिए केस फाइल करने के और वो बोलता है कि तू अगर केस जीत जाएगा तो 20% ऑफ द प्रोसीड्स तू मेरे साथ शेयर करना. दिस शेयरिंग एग्रीमेंट इज नोन एज चैम्पर्टी. अब इंडिया में ना थोड़ा कंफ्यूजन है. इंडिया में बोलते हैं कभी कभी वैलिड है और कभी कभी बोलते हैं ये वॉइड है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में वैलिड लिखना है या वॉइड लिखना है? देखो अगर ये गुड फेथ में है, कैसे मालूम? क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लग जाएगा या क्वेश्चन में ही दिया जाएगा दैट इट इज इन गुड फेथ. अगर वो जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहता है तो ये गुड फेथ में है, ये वैलिड है. लेकिन अगर वो बैड फेथ में है, अब इनके लैटिन फ्रेजेस आपको पता होंगे लेकिन फिर भी बता देती हूँ. गुड फेथ मतलब बोनाफाइडी और बैड फेथ मतलब मैलाफाइडी. तो अगर ये गुड फेथ में लग रहा है नहीं यार वो जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहता है तो फिर ये वैलिड होगा. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई उसने जो एग्रीमेंट ऐसे ड्राफ्ट किया है 20 नहीं, ये तो उसका पूरा 100% रखना चाहता है, वो मेंटेनेंस इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसका कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है या फिर ही जस्ट वांट्स टू एनॉय बी, वो उसको तंग करना चाहता है. अरे वो बी है ना मेरा, उसका बहुत पुराना हिसाब है, ये ले पैसे केस चलने दे, खत्म ही मत होने दे, उसको एनॉय करना है, मुझे तंग करना है. अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मैलाफाइडी है तो ये वॉइड हो जाएगा. तो आपको क्वेश्चन में देखना है और फिर डिसाइड करना है. तो स्टूडेंट्स चैम्पर्टी और मेंटेनेंस में एज सच कोई फर्क नहीं है. अगर आपको शेयरिंग दिखती है तो वो चैम्पर्टी है, लेकिन अगर वो सिर्फ पैसे दे रहा है टू हेल्प द अदर पर्सन टू मेंटेन टू फाइल अ केस देन गुड फेथ में लगता है इट इज मेंटेनेंस, इट इज वैलिड. सेल और ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिसेस. नाउ पब्लिक ऑफिस मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट पोजीशंस भी बोल सकते हो आप. ठीक है.
नाउ और टाइटल्स जैसे अवार्ड्स होते हैं ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो वो यहाँ पर टाइटल या फिर अवार्ड्स में आएंगे। नाउ ट्रैफिकिंग मतलब सेल, ओके, और पब्लिक ऑफिस मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, टाइटल्स मीन्स अवार्ड्स। नाउ हियर यू आर सेलिंग गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट पोजीशन। एक बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम में आता है। एक्स ने अपने सीनियर से कहा, आप 1 साल में रिटायर होने वाले थे ना, अब भी वीआरएस डाल दो, रिटायरमेंट ले लो, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं। तो इन दिस केस जो डिजर्विंग है वो रह जाएगा, और जो पैसे देने को तैयार है प्रमोशन उससे मिल जाएगी। दिस इज एक्चुअली एनकरेजिंग करप्शन, इसीलिए ये वॉइड है। अच्छा, आप अगर ये अवार्ड जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये खरीद लेते हो तो जो डिजर्विंग है वो रह जाएगा, और जो पैसे देने को तैयार है अवार्ड उसको मिल जाएगा। इट इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी, इट इज़ अगेंस्ट द डिजर्विंग कैंडिडेट्स, इसीलिए वॉइड है। आप सेल कर रहे हो ना, दिस इज ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक पोजिशंस। एग्रीमेंट्स विच क्रिएट मोनोपोली। अब मोनोपोलिस्ट कौन होता है? सिंगल सेलर, मेनी बायर्स। भाई ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। फिर अच्छी सिचुएशन नहीं है, बिकॉज बोलो, ही इज द प्राइस मेकर। वो जो प्राइस बोलेगा आपको देना पड़ेगा। वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। ही विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट, ही विल सेल लोअर क्वालिटी, लेसर क्वालिटी ऑफ गुड्स बट एट अ हायर प्राइस, क्योंकि कोई और कंपटीशन ही नहीं है। So in any agreement which creates monopoly is void. तो let's say for example कि यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है वहाँ पे, यहाँ पे उन्होंने एक ही वेजिटेबल वेंडर को लाइसेंस दिया कि पूरे एरिया में सिर्फ तुम ही वेजिटेबल सेल करोगे। वो तो मोनोपोलिस्ट बन गया। वो जो प्राइस बोलेगा कंज्यूमर को वो देना पड़ेगा, और वेजिटेबल्स है वो तो नेसेसिटी है, वो तो आपको खरीदनी है। दिस एग्रीमेंट बिकॉज इट क्रिएट्स मोनोपोली, इट इज void. फिर आता है मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर इज मिडिल मैन। ये काम क्या करता है? ये डील करवाता है। मैरिज कोई डील है क्या? आर यू बाइंग द बॉय, आर यू सेलिंग द गर्ल? अब मैरिज कोई डील नहीं है, तो अगर कोई मिडिल मैन है जिसे पैसे मिलेंगे आफ्टर द मैरिज टेक्स प्लेस, तो अगर ए और बी की शादी हो गई और उन्होंने प्रॉमिस किया कि एक्स हम तुम्हें पैसा देंगे क्योंकि तुमने हमारी शादी करवाई, तुमने हमें ये ब्राइड या ग्रूम ढूंढ कर दिया, तो हम तुम्हें पैसे देंगे, बट आफ्टर द मैरिज टेक्स प्लेस ही इज एक्टिंग लाइक अ ब्रोकर, वो डील करवा रहा है। सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड। अब आप बोलोगे फिर मैम ये शादी.com, मैट्रिमोनी.com, ये मैरिज ब्यूरोज, ये तो सारे वॉइड हो जाने चाहिए। देखो ऐसा नहीं है। वो ये नहीं बोल रहे कि तुम इसी से शादी करो। They are not going to get any money after the marriage takes place. They are only charging for the services they provide. तो वो आपको options दे देते, आप choose करो, आप खुद मिलो, आप decide करो किससे शादी करनी है। They will not get any money after the marriage takes place. तो वो ब्रोकर्स नहीं है। लेकिन अगर कोई भी जैसे पैसे में, लाइक से फॉर एग्जाम्पल एक्स ने ए और बी की शादी करवाई, एक्स ने ए से कहा बी अच्छी ब्राइड है, इसी से शादी कर लो, एंड देन दे एग्री टू गिव हिम मनी। दिस इज लाइक एक्स इज एक्टिंग लाइक अ ब्रोकर, वो डील करवा रहा है, उसको कमीशन मिल रही है। मैरिज एक सेक्रेड यूनियन है, वो ऐसा कोई ब्रोकर वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई डील नहीं है, इसीलिए वो ब्रोकरेज वॉइड है। इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। स्टूडेंट्स हाल ही में इस पे क्वेश्चंस आए थे एंड काफ़ी कंफ्यूजन भी था वो क्वेश्चन में, उसका भी एक वीडियो किया था मैंने, तो वो भी ज़रूर जाके देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ एनी एग्रीमेंट विच इज़ इंटरफियरिंग विद द सिस्टम ऑफ जस्टिस, जज को पैसे देना, विटनेस को पैसे देना, पुलिस को पैसे देना, ताकि डिसीजन आपके ही फेवर में आए, जजमेंट आपके ही फेवर में आए। यू आर इंटरफियरिंग विद द नॉर्मल रनिंग ऑफ द कोर्ट, इट इज वॉइड। तो कोर्ट में जज, लॉयर या जो कोर्ट के ऑफिशियल्स है, पुलिस, इनको पैसे देना, विटनेस को पैसे देना, ऑल दिस इज अगेंस्ट द सोसाइटी। लॉजिक सब में वही है, जो जिसने क्राइम किया है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर आप पैसे लेकर उसे छोड़ देते हो, आज एक क्राइम किया कल दो और करेगा। एनी एग्रीमेंट जहां पर आप अंडर हैंड कुछ दे रहे हो, ब्राइब दे रहे हो, जज को ब्राइब दे दी, डिसीजन मेरे फेवर में आए, विटनेस को ब्राइब दे दी, मेरे खिलाफ कुछ भी मत बोलना,
आना ही मत कोर्ट में, तो ये वही एग्जाम्पल है. दिस इज अगेंस्ट द सोसाइटी, इट इज void. इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, यहां पर इंटरेस्ट मीन्स मनी. यू आर गेटिंग मनी टू गो अगेंस्ट योर ऑब्लिगेशन. अब एम एक मैनेजर है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स देता है, उसका काम ही है कि कॉन्ट्रैक्ट्स देना. वो ए से कहता है कि तुम अगर मुझे 5 लाख रुपए दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा. ए पैसे दे देता है, कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाता है. अरे भाई, जो डिजर्विंग है वो रह जाएगा, जो पैसे देने को तैयार है कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाएगा. मे बी ए अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है भी नहीं, वो अच्छा मटेरियल नहीं यूज करता, उसका लेबर अच्छा नहीं है, लेकिन वो पैसे दे रहा है इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया. सो एम ओवर हियर इज गेटिंग मनी टू गो अगेंस्ट हिज obligation. His obligation is to give contracts to deserving candidates, but he is getting money to go against his obligation. Agreement is void. Agreement is unlawful in part. Students, यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे. अगर एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पार्टली लॉफुल चीज़ें हो रही हैं और पार्टली अनलॉफुल चीज़ें हो रही हैं, जैसे अब एक्स ने एक मैनेजर रखा है हु इज गोइंग टू मैनेज द बिजनेस ऑफ ड्रग डीलिंग एज वेल एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ जेन्युइन कार्स. ठीक है, तो वो ड्रग डीलिंग में भी मदद करेगा और वो जेन्युइनली कार का उनका शोरूम है उसमें भी मदद करेगा, और इसके लिए हम उसे 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे. अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो सैलरी का कंसीडरेशन है ये वैलिड है या वॉइड है. अब आप बोलोगे ठीक है मैम, वो तो वैलिड ही होना चाहिए ना, सैलरी दे रहा है. लेकिन क्या आपको पता है कि ये सैलरी में ड्रग संभालने का, ड्रग बिजनेस संभालने के लिए कितना पोर्शन है और कार के लिए कितना? नहीं ना. जो ड्रग वाला बिजनेस है दैट इज अनलॉफुल, जो कार वाला बिजनेस है दैट इज लॉफुल. अब इस 1 लाख में से अनलॉफुल बिजनेस को संभालने के लिए कितने पैसे? हमारे पास ब्रेकअप अवेलेबल ही नहीं है. सो इफ लॉफुल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अनलॉफुल पार्ट, अगर आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों इस तरीके से मिले हुए हैं कि पता ही नहीं लॉफुल के लिए कितना, अनलॉफुल के लिए कितना, एवरीथिंग इज वॉइड. ओके, सो इफ लॉफुल कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अनलॉफुल, सेपरेट कर ही नहीं सकते, तो फिर पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. लेकिन अगर आप लॉफुल को अनलॉफुल से सेपरेट कर सकते हो, जैसे ड्रग डीलिंग के लिए हमने उसको प्रॉमिस किया तुझे 60,000 देंगे और कार के बिजनेस के लिए तुझे 40,000 देंगे, तो जो लॉफुल है 40,000 वो वैलिड होगा और जो 60,000 हमने अनलॉफुल बिजनेस के लिए देना चाहा है दैट विल बिकम void. तो वन विच इज लॉफुल एंड अनलॉफुल इन पार्ट, मतलब पार्टली लॉफुल पार्टली अनलॉफुल है, तो अगर आप सेपरेट कर सकते हो, डिविजिबल है, तो जो लॉफुल है वो वैलिड होगा, अनलॉफुल वो वॉइड हो जाएगा. लेकिन अगर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है देन एवरीथिंग बिकम्स अनलॉफुल एंड वॉइड. तो स्टूडेंट्स, ये थे एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. अब मैंने जैसा बताया था आपको कि सेक्शन 27 का वीडियो मैंने अलग से किया था, फिर से उसका लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ. Section 28 देख लेते, which is again very interesting. Now let's say that X and Y they enter into a contract. X ने Y से कहा, कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख देता हूं कि अगर मैंने ब्रीच कर दिया तो तुम मेरे पर केस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फाइल अ केस. अगर मैंने ब्रीच कर दिया तो तुम मेरे पे केस नहीं कर सकते, ये उन्होंने लिख दिया. भाई ये क्या बात हुई? तुमने ब्रीच किया है तो वाई शुड बी एबल टू टेक एक्शन ना. अगर तुम ऐसे ही उसे रोक रहे हो दिट इज वॉइड. अब देखो स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट्स स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन जो वो तो केस फाइल करने, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं तेरे पे केस ही नहीं करूंगा, और यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, फिर बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई गड़बड़ होगी तो केस नहीं कर सकते. तो वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हो जाता है एग्रीमेंट, एंड हियर इट इज लेटर. तो यहाँ पर एक्स वाई को बोलता है कि अगर मैंने मेरा पार्ट फुलफिल नहीं किया तो तुम मेरे पे केस नहीं कर सकते. तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट इज फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, पार्टी इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट इन अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द कोर्ट. ठीक है, तो आप मेरे पे केस नहीं कर सकते,
ये तो गलत बात होगी। अगर आपने ब्रीच किया है, सामने वाली पार्टी केस कर सकती है। दूसरा पार्ट जो है उसके लिए एग्जाम्पल, विच अब्रिजेस द यूजुअल पीरियड फॉर लीगल प्रोसीडिंग। हमारे पास कितना टाइम है केस फाइल करने के लिए? 3 years, लॉ ऑफ लिमिटेशन में है ना। मैं बोलती हूँ नहीं नहीं 3 नहीं, तुम 2 साल में ही केस कर सकते हो, 2 साल के बाद केस नहीं कर पाओगे। अरे लॉ ने 3 साल का टाइम दिया, तुम उसे कम कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू रिड्यूस द पीरियड विच इज ग्रांटेड फॉर फाइलिंग द केस? यू आर स्टॉपिंग द अदर पर्सन फ्रॉम टेकिंग लीगल एक्शन, एग्रीमेंट इज वॉइड। ये नहीं कर सकते आप। लेकिन हाँ, अगर आपने पार्टीज ने एग्री कर लिया दैट वी विल रिफर द केस टू आर्बिट्रेशन, ठीक है, दोनों पॉइंट्स मोर और लेस सेम ही होती हैं। पहले पॉइंट में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट वेर इन दे एग्री दैट डिस्प्यूट विल बी ओनली डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रेटर। अभी आर्बिट्रेटर इज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ठीक है। तो हमने बोला यार कोर्ट में बहुत टाइम लगता है, खर्चा होता है, इतना हम नहीं बेयर कर सकते, तो आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, वो जो डिसीजन देगा वो फाइनल होगी। तो ये एग्रीमेंट करना वैलिड है। आपका केस शायद से हो चुका है और आप एग्री कर रहे हो कि भाई आर्बिट्रेटर के पास चलते, इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे कोर्ट का। या फिर आप एग्री करते हो अगर फ्यूचर में कोई केस हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो कोर्ट के पास ना जाकर आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। दैट इज नॉट स्टॉपिंग द अदर पर्सन फ्रॉम टेकिंग लीगल एक्शन। सिर्फ इतना बोल रहे हो भाई कोर्ट में नहीं, चलो आर्बिट्रेटर के पास चलो, सस्ते में भी हो जाएगा और डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। तो इन दैट केस आर्बिट्रेशन के पास जाना, अभी का केस या फ्यूचर का केस, दैट इज वैलिड। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज सेक्शन 28। तो मैंने बहुत ही फटाफट आपके लिए एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी डिस्कस कर लिया और सेक्शन 28 भी डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इमीडिएटली हिट करो लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू योर चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग एंड विजिट माय वेबसाइट theorymasterslearning.com for exciting offers on books and videos.